गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए कक्षा 7 को हम हिंदी पढ़ा रहे हैं। हिंदी में है आज बुक ग्रामर पढ़ाएंगे हम, व्याकरण हिंदी का। देखिए पहला पार्ट है, लेसन 1 है और लेसन का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। इसको हम रीड कराएंगे और आपको समझाएंगे और बताएंगे और आप लोग भी अच्छे से पढ़िए। दर्शाए गए चित्र में दो व्यक्ति अपने मन के भाव को कुछ ध्वनियों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? व्यक्त कर रहे हैं, मतलब बातचीत कर रहे हैं। इसी को हम भाषा कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा की एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा मानव समाज का प्रत्येक कार्य सुचारू रूप से चलता है। चाहे ज्ञान विज्ञान की चर्चा हो या हास परिहास, अभ्यासता संस्कृति का विस्तार हो या आत्मिकता के भाव, सभी को व्यक्त करने का माध्यम भाषा ही है। ठीक है बेटा। अब देखिए, मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है आपको यह पुरस्कार देते हुए। मतलब एक दूसरे को पुरस्कार दे रहे हैं, एक लोग दे रहा है और एक लोग ले रहे हैं। मुझे इस बात पर गर्व है कि आपने मुझे पुरस्कार के लिए चुना। मुझे गर्व हो रहा है कि आपने मुझे इस पुरस्कार के लिए चुना। अब देखिए परिभाषा, अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करना तथा दूसरों के भाव और विचारों को जानने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। अब देखिए आगे, भाषा का विकास। भाषा का विकास अब किस तरीके से भाषा का विकास हुआ है? भाषा का विकास अत्यंत क्रमिक रूप से हुआ है। मनुष्य करोड़ों वर्ष पूर्व जंगल में रहता था। धीरे धीरे उसने कुछ आवाज़ें निकालकर स्वयं को अभिव्यक्त करना प्रारंभ किया। क्या किया? प्रारंभ किया। ये अभिव्यक्त क्षमता धीरे धीरे बढ़ती गई तथा इसने मौखिक भाषा का रूप ले लिया। इस मतलब जब जंगलों में आदि मानव थे तो जंगलों में रहते थे, फिर धीरे धीरे वो आपस में कुछ बातचीत, अभिव्यक्त क्षमता धीरे धीरे बढ़ती गई और इसने मौखिक भाषा का रूप ले लिया। विश्व में अनेक भाषाएं इसी प्रकार विकसित हुई हैं। इस प्रकार भाषा का प्रारंभ व मूल रूप मौखिक ही है। मूल रूप इसका मौखिक ही है। सबसे पहले मौखिक ही मतलब आवाज़ बोली गई थी। सभ्यता के विकास के साथ इसका लिखित रूप भी विकसित होने लगा। अनेक भाषाएं आज भी सिर्फ मौखिक रूप में ही प्रचलित हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के भेद, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। क्या है? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इसी तरह से देखिए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब देखिए मौखिक भाषा जब हम बोलकर या परस्पर बातचीत द्वारा अपने विचार
दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा सुनकर दूसरों के विचार जानते हैं। क्या करते हैं? जानते हैं। तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है सुन। ये हमारी मौखिक भाषा हो गई जब हम बोलकर या परस्पर बातचीत करते हुए बातचीत द्वारा अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा सुनकर दूसरों के विचार जानते हैं, तो वह मौखिक भाषा होती है। अब देखिए लिखित भाषा क्या है। नंबर 2 लिखित भाषा। जब हम लिखकर या लिखित रूप से संदेश देकर विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा किसी दूसरे के लिखित संदेश को पढ़ते हैं, जैसे कि हमने लिखा और दूसरों तक लिखकर संदेश पहुंचाया है या किसी का दूसरे का संदेश आया है तो हम उस संदेश को पढ़ते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व में अनेक भाषाएं हैं, जैसे उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी, हिंदी आदि। विश्व में चीनी मांdarin भाषा का प्रथम, अंग्रेजी भाषा का द्वितीय, स्पेनिश भाषा का तृतीय, हिंदी भाषा का चतुर्थ स्थान है। हिंदी भाषा भारत की भाषाएं भारत में अन्य देशों की अपेक्षा सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए भाषा को बहुभाषी देश भी कहा जाता है। निम्नलिखित भाषाओं को भारत में मान्यता प्राप्त है। अब देखिए हिंदी है, कोंकणी, मलयालम, बंगाला, सिंधी, कंकड़, डोगरी और संथाली, मराठी, मणिपुरी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, संस्कृत और ये है बोडो, नेपाली, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमिया, गुजराती, मैथिली। हमारी देखिए वाक और भाषा। स्कूल में अलग अलग धर्म और जाति के बच्चे पढ़ते हैं। मालूम कीजिए कि आपकी कक्षा में हिंदी में अतिरिक्त कौन सी भाषा बच्चे अपने घर में बोलते हैं। उस भाषा का क्या नाम है? मेरा प्यारा विद्यालय। और वाक्य को वे अपनी भाषा में कैसे लिखते हैं, सुनकर लिखिए। यहाँ खाली जगह है तो यहाँ पर बच्चों को लिखना है मातृभाषा। बच्चा जिस परिवार में या माहौल में पलता है, बड़ा होता है, उसी परिवार में बोली जाने वाली भाषा को वह अपने आप सीख लेता है। जैसे भी अलग अलग परिवार में बच्चे पलते हैं, अलग अलग तरीके से बोल चाल रहता है, तो वो बच्चे अपनी ही परिवार की भाषा बोलना सीख लेता है। यही मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा जो अलग अलग तरीके से बोलना, अपने अपने परिवार से कोई किसी तरह से बोलता है, कोई परिवार में बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं तो वो बहुत अच्छे से कायदे से बोलते हैं, और कोई थोड़ा सा
हिंदी बोलते हैं और कोई और भी ज़्यादा वैसे गांव देहात जैसी रहती है, अलग अलग। लेकिन इस बोलियों को हम क्या, इसका भी हमने नाम रखा है मातृ भाषा। मातृभाषा है। जैसे गुजराती परिवार में पलने वाला बच्चा सबसे पहले गुजराती भाषा सीखता है। राजभाषा, राजभाषा, राजभाषा का अर्थ है सरकारी भाषा, अर्थात जिस भाषा में किसी देश के सभी सरकारी कार्य किए जाते हैं। मतलब सरकार भाषा वह होती है जैसे कि अर्थात भाषा में किसी देश में के सभी सरकारी कार्य किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार और 14 सितंबर को 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक मतलब और अन्य देशों की भाषा। किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे उड़ीसा, उड़िया, कश्मीर, कश्मीरी आदि। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जब कोई भाषा विश्व में के अनेक राष्ट्रीयों द्वारा बोली जाती है, जैसे कि राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त हुआ है। ये अंग्रेजी भाषा है। अब बोली किसी भी प्रांत के सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा ही बोली जाती है। मतलब किसी भी प्रांत के सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा ही बोली कहलाती है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है, जैसे गढ़वाली, ब्रजभाषा, भोजपुरी, अवधी, मैथिली, बिहारी आदि। अभी बोली तथा भाषा के में अंतर, मतलब बोली और भाषा में अंतर क्या है। अब देखो बच्चों, अब आप लोग जो है अच्छे से समझिए बोली और भाषा में क्या अंतर है। बोली और भाषा ये हमारे दो हैं। अगर जब हम मुँह से बोलेंगे तभी तो हमें अपनी भाषा समझ में आएगी। इसी तरह से बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, परंतु भाषा का क्षेत्र विस्तृत ये है। बोली एक ही भाषा का अंग है। बोली एक ही भाषा का अंग है, जबकि भाषाएं अनेक होती हैं। बोली में व्याकरण का प्रयोग ध्यान नहीं रखा जाता है, मतलब व्याकरण का ध्यान नहीं रखा जाता है, जबकि भाषा में व्याकरण का ध्यान रखना आवश्यक है। मतलब भाषा में व्याकरण का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम व्याकरण सही नहीं बोलेंगे, नहीं करेंगे, तो हमारा कुछ बोलेंगे और कुछ उसका आंसर निकलेगा। तो इसलिए हमें बोली बोलना है, तब हमें व्याकरण का बहुत ही ध्यान रखना है। अब देखिए यही अंतर होता है बोली और भाषा में। अब देखिए लिपि। मौखिक भाषा के रूप ध्वनि का प्रयोग होता है। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह निश्चित होते हैं, जिन्हें वर्ग या अक्षर कहते हैं। देखिए प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह निश्चय होते हैं, अलग अलग होते हैं,
जिन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो इन वर्णों का प्रयोग लिखित भाषा में किया जाता है तथा इस प्रकार के चिन्हों को जब हम लिखित रूप में प्रयोग करते हैं तो वही लिपि कहलाता है। देखिए, भाषा हमारी जो है तो हम जब भी इस प्रकार के चिन्हों को जब हम लिखित रूप में प्रयोग करते हैं तो वह लिपि कहलाता है। देखिए, अब परिभाषा है। भाषा में उच्च ध्वनि को जब हम लिखित रूप देने के लिए किसी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें लिपि कहते हैं। मतलब भाषा में उच्चारित ध्वनियों को जब लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जब हम मतलब लिखित रूप में उन्हें हम लिपि कहते हैं। कुछ भाषाएं हैं और उनकी लिपियां हैं। हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, फ्रेंच की रोमन, पंजाबी की गुरमुखी, बंगाली की बंगला, उर्दू की फारसी, संस्कृत की देवनागरी, जर्मन की रोमन। व्याकरण भाषा के शुद्ध व्यवहार के लिए हमें कुछ नियमों को जानने की आवश्यकता होती है। भाषा के शुद्ध व्यवहार के लिए हमें कुछ नियमों को जानने की आवश्यकता होती है। ये नियम हमें व्याकरण द्वारा ज्ञात होते हैं। ये हमें नियम व्याकरण द्वारा प्राप्त होते हैं। वाक्य में सामान्यता कर्ता, कर्म और क्रियापदों का निश्चित स्थान होता है। कर्म और क्रियापदों का निश्चय स्थान होता है। यदि हम इस वाक्य को पढ़ें, अगर हम इस वाक्य को पढ़ें, खाना मोहन खा कर बाजार गया, खाना मोहन खाकर बाजार गया, तो हमें ये अटपटा लगता है क्योंकि इसमें खाना क्रिया है का कर्म करता ना ये पहले आया है। इसका शुद्ध रूप होगा कि खाना मोहन खाकर बाजार गया। तो ये नहीं, मतलब मोहन खाना खाकर बाजार गया, ये शुद्ध वाक्य हुआ। इसी प्रकार क्रिया भी वाक्य में के कर्ता तथा कर्म के लिंग वचन कारक के अनुसार बदलती है। इसके निश्चित नियम होते हैं। वाक्य में विशेषण भी विशेष के लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं। एक बात और व्याकरण भाषा का निर्माण नहीं करता, अपितु भाषा व्याकरण का निर्माण करती है। पहले भाषा होती है और फिर उसके नियम बनाए जाते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं, पहले भाषा होती है, इसके बाद नियम बनाते हैं, फिर हमारे व्याकरण के अंक अथवा विभाग। व्याकरण के 3 मुख्य विभाग होते हैं। देखो, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। देखिए, वर्ण विचार क्या होते हैं? इनमें वर्णों के आकार, उच्चारण, भेद आदि के संबंध में विचार किया जाता है। शब्द विचार, इसमें शब्दों के रूप, भेद आदि के
विषय के अध्ययन किया जाता है। पद विचार। अच्छा, इस वाक्य शब्द वाक्यों के नियमों में बांधकर वाक्य में प्रयोग होता है। क्या है? प्रयोग होता है, तो वह पद कहलाता है। जैसे कोई भी चीज़ें, जब कोई शब्द व्याकरण है नियमों के में बंधकर वाक्यों में प्रयोग होता है तो वह पद कहलाता है। क्या कहलाता है? वह पद कहलाता है। पद के विचार के अंतर्गत तथा उसके भेदों व रचना आदि का अध्ययन किया जाता है। देखिए, वाक्य विचार, इनमें वाक्य, उसके प्रकार, वाक्य विग्रह, पद परिचय, विराम चिन्हों आदि का अध्ययन होता है। मतलब वाक्य विचार, इसमें वाक्य, उसके प्रकार, उसके मतलब प्रकार, और वाक्य विग्रह, पद परिचय और विराम चिन्ह आदि का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण के भाग। अब देखो इनके कितने भाग होते हैं। व्याकरण के भाग: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। मानव भाषा, भाषा के प्रांजल, परिष्कृति तथा परिनिष्ठित रूप को, जिसका प्रयोग सुशिक्षित, सुसभ्य और संस्कृति लोगों द्वारा किया जाता है, उसे मानव भाषा कहते हैं। हिंदी के मानव वर्ग और वर्तनीय केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानव हिंदी वर्तनीय संबंधी मुख्य बिंदु। ला में देखिए ऋषि की मात्रा लगी है। ला, लस्र का प्रयोग हिंदी में न होने के कारण इन्हीं हिंदी का मानव वर्णमाला के में स्थान नहीं दिया जाता है। संयुक्त वर्ग पाई हटाकर गुंडी को आधा करके तथा हलंत लगा दिया जाता है। देखिए चिन्ह, विभक्ति चिन्ह संज्ञा शब्दों में से पृथक तथा सर्वनाम शब्दों से मिलाकर लिखे जाएंगे। जैसे संज्ञा राम को, सर्वनाम उसको। संज्ञा राम को और सर्वनाम उसको। संयुक्त क्रियाओं पृथक लिखी जाएगी, जैसे उनके साथ यहाँ तक श्री जी आदि, श्री जी आदि भी अलग लिखे जाएंगे, जैसे श्री वर्मा जी। क्रिया विशेषण व्यवस्था आदि में या वा की जगह स्वरात्मक प्रयोग किया जाए, जैसे नई हुआ, किए आई नाई हुआ आदि मानव रूप है। इस तरीके से देखिए अनुस्वर व अनुशासित दोनों चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। शिरोरेखा के रूप में, मात्रा बिंदु के रूप में का प्रयोग किया जाना चाहिए। का, खा, गा, गा। देखिए का, खा, गा और जा और फा में से ध्वनिय हिंदी उच्चारण परिवर्तन हो गई। केवल जा और फा अभी भी प्रयोग में है। फारसी या अंग्रेजी भूले शब्द में इनका प्रयोग है। इस तरीके से भैया
ये सब हिंदी भाषा का महात्म है। देखिए इसकी प्रश्नोत्तर की हम फिल कर लेंगे तो फिर हम आपको भेज देंगे। इसके बाद देखिए हम आपको बता दें किस तरीके से आपका करना है। क्या देखिए उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। भाषा ये पहला वाला है, आप लोग देख लीजिए, ये खाली जगह है, इसको हमें फिल करना है इसको। तो ये का वाला है, भाषा के भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा के भेद होते हैं, कितने होते हैं? 2। तो इसमें मौखिक तो लिखा है और इसके बाद इधर लिखित लिखना है। क्या लिखना है? लिखित। ये हो गया, ये हो गया। अब ये अंतरराष्ट्रीय का भाषा, अंग्रेजी। इधर दूसरे वाले में ठीक का वाले का है, ये खा वाले का है अंग्रेजी। क्या है? अंग्रेजी। तीसरे वाले में है विश्व के 3 मंदिर का स्थान, प्रथम। गा वाले का है प्रथम स्थान। और राजभाषा लेकिन हिंदी दिवस, अब घा वाले का है हिंदी दिवस। ये हमें भरना है। जिस भाषा में सरकारी कार्य किए जाते हैं उसे राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा कहलाती है। ये हमने फिल इन द ब्लैंक्स जो है बेटा वो हमने करवा दिए हैं। ये देखिए का वाला है, इसमें 2 अक्षर भरे जाएंगे। 2 मतलब भाषा कितनी होती है? 2। मौखिक तो उसमें लिखी हुई है, लिखित भरना है। अब खा वाले में जो है तो ये अंग्रेजी है, अंग्रेजी भरना है हमें। और गा वाले में है तो वो हमें प्रथम भरना है। और घा वाले में हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। इसके बाद आना है राजभाषा कहलाती है। ये हमें बुक में फिल करना है। इसके बाद देखिए हमें टिक वाला है। भाषा किसे कहते हैं? इनके कितने भेद होते हैं? तो भाषा हम किसे कहते हैं? भाषा मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करने की क्रिया को भाषा कहलाती है। और ये 2 प्रकार की होती है। ये 2 प्रकार की होती है। नंबर 1
लिखित भाषा, मौखिक भाषा, नंबर दूसरा लिखित भाषा। अब देखिए संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है, किन्हीं 10 का नाम लिखिए और उनके 10 के नाम भी लिखना है। भाषा में बोली जाने में क्या अंतर है, बोलने में क्या अंतर है। आ रहा है बेटा समझ में आप लोगों की। राजभाषा में क्या अभिप्राय है, हिंदी भाषा की विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन आंसर है, हम बुक में नोट में पूरा फिल कर लेंगे और आंसर लिख लेंगे, फिर आपको फोटो खींच के भेजेंगे बेटा। ओके बेटा, देखिए आप लोग इसकी क्लास 7th वाले ये समझ लो कि आप एक नोट कॉपी बनाइए हिंदी सीखने की अलग, उसमें लिखिए लेसन 1 डालिए, लेसन का नाम डालिए और आप लोग क्वेश्चन आंसर उतारेंगे और बुक जो हम देंगे फिल इन द ब्लैंक्स टिक मार्क वाले और जो एक्सरसाइज है उसको भी हम बताएंगे आपको, तो आप लोग लिखिए। ओके बेटा, बाय।